डियर एस्पिरेंट, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आज हम सेशन 3 लेके आए हैं, RSM SSB 2022 सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सॉल्यूशंस, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, जो इसमें क्वेश्चंस जो इसमें आए हैं आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कितने हैं? वो क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? वो क्वेश्चंस हमारे 11 है। कितने हमारे? 11 है। तो जनरली आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि ISI स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन हैज ए डायमीटर ऑफ कितने डायमीटर है? अब देखिए ध्यान से, कितने डायमीटर बोल रहा है हमारा? डायमीटर बोल रहा है हमारा पहला है 1210, दूसरा है 1220, तीसरा है 255, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? 1220। 1210 जो होता है हमारा, जो 1210 होता है हमारा, वो किसका होता है? क्लास ए इवेपोरेशन पैन का होता है। किसका होता है? क्लास ए इवेपोरेशन का होता है। किसका होता है हमारा? क्लास ए इवेपोरेशन का होता है। इस बात का ध्यान रखिए, किसका होता है हमारा? क्लास ए इवेपोरेशन का होता है। सो अब आप ध्यान रखेंगे इस बात का, जो इसका हमारा क्लास ए इवेपोरेशन, जो क्लास ए इवेपोरेशन का जो हमारा डेप्थ होता है हमारा, वो कितना होता है? 255 mm जो होता है हमारा, वो उसका डेप्थ होता है। क्या होता है हमारा? 255 mm हमारा डेप्थ होता है। और जनरली ये हमारा यूएस वेदर ब्यूरो जो हमारा है, उसने इसको यूज किया था हमारा, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्लास ए लैंड पैन। क्या बोलते हैं? क्लास ए लैंड पैन बोलते हैं। ऑल राइट। सो जनरली क्लास ए इवेपोरेशन किसने यूज किया था हमारा? ये यूज किया था यूएस वेदर ब्यूरो वालों ने। ठीक है ना। अब आपका बात अब आता है हमारा कि जो इवेपोरीमीटर्स होता है हमारा, वो कितने तरह का होता है हमारा? वो हमारा जनरली 4 तरह का होता है। क्लास ए इवेपोरेशन पैन, ISI स्टैंडर्ड पैन, कोलोराडो पैन, और चौथा हमारा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। सो जो कोलोराडो पैन है हमारा, ये आपका जो होता है, ये आपका 920 mm क्या होता है हमारा? 920 mm स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा? 920 mm स्क्वायर होता है हमारा, और साथ साथ 460 mm डीप होता है। क्या होता है हमारा? 460 mm क्या होता है हमारा? डीप होता है हमारा। और जनरली ये किसका बना रहता है हमारा? ये बना रहता है अनपेंटेड। किसका बना रहता है हमारा? अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन। किसका बना रहता है हमारा? अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन। किसका बना रहता है हमारा? अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन। किसका बना रहता है हमारा? अनपेंटेड गैल्वनाइज्ड आयरन का बना रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आयरन शीट्स का बना रहता है। और साथ साथ इसको हम लोग ग्राउंड में बरी करते हैं। और 100 mm टॉप क्या रहता है हमारा? एक्सपोज रहता है। 100 mm टॉप क्या रहता है हमारा? एक्सपोज रहता है। और साथ साथ क्या बोलेंगे? एंड buried into the ground within 100 mm from the top। 100 mm फ्रॉम द टॉप हमारा। ठीक है ना। सो टॉप से कितना मीटर हमारा, टॉप से कितना mm हमारा नीचे रहता है हमारा? 100 mm। कितना mm नीचे रहता है हमारा? 100 mm रहता है हमारा नीचे। ऑल राइट, क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? नेक्स्ट आता है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। सो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन जो हमारा, वो भी स्क्वायर पैन है हमारा, और 900 mm जो होता है हमारा आपका साइड होता है हमारा, और 4500 mm क्या होता है हमारा? डीप होता है। क्या होता है हमारा? ये डीप होता है। सो जनरली जो स्क्वायर पैन, जो आपका यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन है हमारा, ये जो है आपका, ये आपका क्या होता है? ड्रम फ्लोट से सपोर्टेड रहता है हमारा, और ये राफ्ट पे हमारा क्या रहता है हमारा? प्लेस्ड रहता है राफ्ट के सेंटर में। जो राफ्ट का साइज होगा हमारा 425 × 4.87 मीटर होता है। सॉरी, 4.25 मीटर × 4.87 मीटर होता है हमारा। सो we can say that it's supported by drum floats in the middle of a raft। और राफ्ट का साइज क्या होता है? 4.25 मीटर × 4.87 मीटर होता है हमारा। ऑल राइट। सो जनरली आपका जो ISI स्टैंडर्ड पैन होता है, उसको किस IS कोड ने स्पेसिफाई किया है? 5973। किसने स्पेसिफाई किया है?
5973। किसने स्पेसिफाई किया है हमारा? आपका स्पेसिफाई किया है 5973। ऑलराइट, 5973 हमारा 1970। और इसको हम लोग मॉडिफाइड क्लास ए पैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडिफाइड क्लास ए पैन भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पैन का डाया होता है हमारा 1220 mm होता है हमारा। पैन डेप्थ हमारा 255 mm होता है हमारा। और जो पैन होता है हमारा वो कॉपर शीट का बना रहता है। कॉपर शीट का थिकनेस कितना होना चाहिए? 0.9 mm होना चाहिए। और पेंटेड होता है आउटसाइड से, और हमारा इनसाइड से क्या होता है? टिंड होता है हमारा। क्या होता है हमारा? टिंड होता है हमारा। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्या? आईएसआई स्टैंडर्ड पैन में क्या रहता है? एक फिक्स्ड पॉइंट गेज जगह रहता है हमारा। जो फिक्स्ड पॉइंट गेज होता है हमारा लेवल ऑफ वाटर को इंडिकेट्स करता है। जो देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट गेज है। क्या हमारा फिक्स्ड पॉइंट गेज है हमारा? यहाँ लेवल ऑफ वाटर को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। और ये वायर मेश भी रहता है हमारा, जो बर्ड से क्या करेगा हमारा? प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? बर्ड से हमारा प्रोटेक्ट करेगा। और साथ साथ क्या करेगा हमारा? जो प्रेजेंस ऑफ वायर मेश होता है हमारा, वो एक तरह से वाटर को क्या कर रहा है? वाटर के टेम्परेचर को यूनिफॉर्म बना रहा है ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट। ऐसा नहीं है डे में ज्यादा टेम्परेचर है और नाइट में कम टेम्परेचर है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करेगा वायर मेश। और ये वायर मेश हमारा हेक्सागोनल वायर होता है हमारा, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना रहेगा हमारा। और वो पैन का जो वाटर है उसको क्या कर रहा है? बर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो एक तरह से जो फिक्स्ड पॉइंट गेज होता है हमारा, उसमें क्या होता है? जो लेवल ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है हमारा। सो कैलिब्रेटेड सिलेंडर भी यूज करते हैं, जिससे हम लोग वाटर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, सो दैट कि जो आपका वाटर डिजायर्ड वाटर लेवल मेंटेन करना है पैन में एट ए फिक्स्ड मार्क, वो हमारा मेंटेन कर सके। सो इवोपरेशन जो पैन से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो आपका एक्चुअल से क्या होता है या अनस्क्रीन पैन से क्या होता है? लगभग 14% क्या होता है? कम होता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यहाँ यूज करते हैं लेक इवोपरेशन। क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं लेक इवोपरेशन इज इक्वल टू, या मैं उसको आगे लिखूंगा, लेक इवोपरेशन इज इक्वल टू लेक इवोपरेशन इज इक्वल टू सीपी इंटू पैन इवोपरेशन। सीपी इंटू पैन इवोपरेशन, सीपी इंटू पैन इवोपरेशन। और सीपी जो होता है हमारा वो क्या होता है? पैन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है हमारा? पैन कोफिशिएंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पैन होता है हमारा, ये स्क्वायर वुड दिख रहा है, स्क्वायर वुड पे रखते हैं। और स्क्वायर वुड का प्लेटफॉर्म क्या, जो साइज होता है हमारा 1225 mm विड्थ होता है और 100 mm क्या होता है? हाइट होता है। क्यों हम लोग एक आपको वुड पे रखते हैं? क्योंकि जो एयर होगा हमारा नीचे से वो क्या हो सके? एयर का सर्कुलेशन हो सके। पैन के नीचे से भी एयर का सर्कुलेशन हो सके। यहाँ दिख रहा है ना, ये वुडन प्लैंक दिख रहा है, ठीक है ना? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज वैल्यू ऑफ पैन कोफिशिएंट ऑफ क्लास ए इवोपरेशन। ये होता है हमारा 0.7। क्या होता है हमारा? 0.7। क्योंकि आपको पता है कि लेक इवोपरेशन जो होता है हमारा, लेक इवोपरेशन जो होता है हमारा, वो सीपी इंटू पैन इवोपरेशन होता है। क्या होता है? पैन इवोपरेशन। क्योंकि पैन इवोपरेशन क्या होता है हमारा? कम होता है 14%। सो यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग? पैन कोफिशिएंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? पैन कोफिशिएंट यूज करेंगे। सो आपका बेसिक डिफरेंट डाटा आपको याद करना होगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, जो आप अभी देंगे आने वाले समय में। सो आपका क्लास ए लैंड पैन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0.70 होता है हमारा। इसका रेंज होता है 0.60 to 0.80। मतलब जो भी एवरेज है उससे +10 कर दो, -10 कर दो। जनरली आईएसआई पैन जो होता है क्लास ए मॉडिफाइड में 0.80 है, तो आपका वो 0.65 से 1.10, 0.65 से 1.10। और कोलोराडो संकेन पैन जो होता है हमारा वो आपका 0.78 होता है हमारा एवरेज वैल्यू। और आपका यूएसजीएस जो फ्लोटिंग पैन होता है उसका 0.80 होता है। जो आपका पहला दो है, ये आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपका? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, for an annual flood series arranged in decreasing order of magnitude, the return period for a magnitude listed at position m in a total of n entries by Wilbur formula। आपको पता है Wilbur formula क्या बोलता है आपका? कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है, जिसमें हम लोग m क्या, p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? m अपॉन n+1। सो m जो होता है हमारा वो क्या होता है आपका? m जो होता है वो ऑर्डर नंबर ऑफ द इवेंट होता है। क्या होता है हमारा? ऑर्डर नंबर ऑफ द इवेंट होता है। क्या होता है हमारा? ऑर्डर नंबर ऑफ द इवेंट होता है हमारा। ऑलराइट, जो आपका n होता है हमारा वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द डाटा होता है हमारा। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द डाटा होता है हमारा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द क्या होता है हमारा? डाटा होता है हमारा। और साथ साथ जो आपका t होता है हमारा, t को बोलते हैं हम लोग रेकरेंस इंटरवल। क्या बोलते हैं हम लोग? रेकरेंस इंटरवल। और रिटर्न पीरियड ऑफ इंटरवल, रेकरेंस इंटरवल और
और रिटर्न पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी और रिटर्न पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी और रिटर्न पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो रिटर्न पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है हमारा 1/p होता है, 1/p होता है, दैट मीन्स इक्वल टू n प्लस 1/m होता है। सो आंसर क्या आएगा हमारा ए आएगा। क्या आएगा ए आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, ध्यान रखिएगा इस बात का, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज। फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इक्वल टू और मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है हमारा वो हर समय इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा कम होगा या हमारा इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि आप ग्राफ बनाएंगे, अगर आप देखिएगा टाइम और जो इन्फिल्ट्रेशन क्या है आप उसके बीच ग्राफ बनाएंगे तो जो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होता है उस पर डिप्रेशंस को भरने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपका ये आपका क्या है, ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका, मैं मान रहा हूं कि आपका यूनिफॉर्म रेनफॉल इंटेंसिटी है। क्या हमारा आपका यूनिफॉर्म रेनफॉल इंटेंसिटी है, क्या आपका यूनिफॉर्म रेनफॉल इंटेंसिटी, और आई जो हमारा ग्रेटर देन एफ है हमारा। सो ये आपका क्या है, ड्राई सॉइल है। क्या आपका ये ड्राई सॉइल है और ये क्या आपका मॉइस्ट सॉइल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप मॉइस्ट सॉइल के लिए ये जो वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये F1 और F2 क्या दे रहा है हमारा, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है हमारा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रहा है। सो किसी भी टाइम पे अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात करता हूं किसी भी टाइम पे, तो अगर मैं इस टाइम पे बात करता हूं तो ये टाइम पे ये आपका वैल्यू और ये आपका वैल्यू क्या है, F1 और F2 से हमारा कम है हमारा, या टाइम इज इक्वल टू 0 पे हमारा F1 F2 के बराबर है हमारा। सो वी कैन से दैट इट्स इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो बेसिकली व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन? इन्फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस स्ट्राटा है उसके अंदर क्या हो रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है हमारा। सो बेसिकली आपका ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपका ग्राउंड लेवल है। सो जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर होता है हमारा, जो जहां सॉइल मॉइस्चर की सबसे कमी होती है, फील्ड कैपेसिटी से कम होता है, तो वहां क्या होता है हमारा, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल, उसके बाद एक्सेस वाटर जो होता है हमारा वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, फिर ग्राउंड वाटर टेबल में क्या होता है हमारा, वो मीट कर जाता है। क्या कर जाता है हमारा, मीट कर जाता है। सो ये ग्राउंड वाटर टेबल में जो मीट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परकोलेशन। क्या बोलते हैं हमारा, परकोलेशन। सो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर first meets the soil moisture deficiency if any, and thereafter the excess water जो vertically move करेगा ground water table की तरफ उसको बोलेंगे percolation। so basically infiltration के बाद क्या होता है हमारा, percolation। so infiltration capacity of the soil जो होता है हमारा किसी भी given conditions में, because infiltration capacity is dependent on the soil types as well as the conditions under which the infiltration is being measured। so is the maximum rate, किस maximum rate से आपका जो water absorb हो रहा है, soil का जो tendency है water को absorb करने का, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल अंडर गिवन कंडीशंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट एट व्हिच इट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड डिनोटेड बाय F। इट्स डिनोटेड बाय F। ऑलराइट। सो लेट्स सी हियर द एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन जो मैंने बताया है कि वो हर समय इक्वल टू और लेस देन इट्स इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द रेट ऑफ सोर्स इक्वल टू or depending upon the rate of source। that means what is the rate of source? Rate of source, it means that it's the rate of rainfall, rate of rainfall। so rate of rainfall आप I मानते हैं तो बोल रहा है equal to or less than its infiltration capacity, उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं कि अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा या बराबर है तो जो आपका एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन होगा हमारा वो हर समय अपने मैक्सिमम के बराबर आएगा। और वही अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन से कम है हमारा, इसका मतलब जितना पानी आ रहा है वो पूरा अपना एब्जॉर्ब हो जा रहा है। सो इट मींस दैट इफ आई एम नेग्लेक्टिंग द मॉइस्चर डेफिशिएंसी लॉस, ओके। सो एफ ए क्या होगा हमारा, आई के बराबर होगा। दैट मींस आपका अगर आप जो यहाँ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी को, जो वाटर सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी के कारण जो इन्फिल्ट्रेटेड वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ठीक है ना, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एफ ए हमारा आई के बराबर आएगा। एफ ए क्या आएगा हमारा, आई के बराबर आएगा। ऑलराइट। सो वी कैन से दैट व्हाट कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ ए इज इक्वल टू एफ इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड एफ ए इज इक्वल टू आई इफ आई लेस देन एफ। सो जो सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी होता है, पहले क्या होता है, इन्फिल्ट्रेटेड वाटर
अगर इनफिल्ट्रेटेड वाटर मतलब कहने का कि जो अंदर सॉइल है हमारा वो अपना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बाद वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो वाटर कहाँ भेजेगा, ग्राउंड वाटर टेबल के पास भेजेगा। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी अगर आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से अगर हमारा कम है, इसका मतलब जो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन है हर समय रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर आएगा हमारा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू। डबल मास कर्व क्या होता है हमारा? सो बेसिकली जो आपका डबल मास कर्व होता है हमारा, ये इनकंसिस्टेंसी मेजर करता है, एक्यूरेसी देता है, क्योंकि आपका जो डाटा है उसमें डाटा में होमोजेनिटी नहीं होने के कारण हम होमोजेनिटी प्रोवाइड करने के लिए उसमें करेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और उस करेक्शंस को प्रोवाइड करके हम लोग रेनफॉल रेन गेज रिकॉर्ड्स के बीच एक कंसिस्टेंट रिलेशंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल मास कर्व। सो डबल मास कर्व टेक्निक, सो वी कैन से दैट डबल मास कर्व टेक्निक जो होता है हमारा, दैट्स यूज्ड टू टेस्ट द consistency of rainfall, that's used to test the consistency of rainfall, that's used to test the consistency of rainfall, record at any rain gauge station, record at any रेन गेज स्टेशन, कोई भी रेन गेज स्टेशन पे क्या कर रहा है हमारा, रिकॉर्ड कर रहा है। और जिस रेन गेज स्टेशन पे हम लोग डबल मास कर्व निकाल रहे हैं, मतलब उस रेन गेज स्टेशन के पास कुछ इनकंसिस्टेंसी है। सो वी कैन से दैट विच इज सस्पेक्टेड टू contain discrepancies, which is suspected to contain discrepancies, all right। so basically आपका discrepancy आएगा क्यों? discrepancies अगर हम बात करते हैं, discrepancies की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रिपेंसीज आपका आ क्यों रहा है? डिस्क्रिपेंसीज आपका जो आ रहा है हमारा, हो सकता है कि जब आपका रेन गेज का इंस्टॉलेशन हुआ है डिफरेंट साइट्स पे, उसमें क्या है, उसमें आए एरर आए। सो डिस्क्रिपेंसीज और inconsistencies, we can say inconsistency जो आएगा हमारा, जो inconsistencies आएगा हमारा, so basically it may be due to discrepancy in the installation of rain gauge at different sites rain gauge at different sites in the past, क्लियर है ना? हो सकता है पास्ट, हो सकता है कि होमोजेनिटी ना हो, इंटायर डाटा इज नॉट होमोजेनियस, with respect to the present location of the gauge, with respect to the present location of the gauge हो सकता है हमारा। सो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है हमारा एक्सपोजर कंडीशंस में, हो सकता है वहाँ इंस्ट्रूमेंट में चेंजेज आया गया हो, ट्री का ग्रोथ हो गया हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कंस्ट्रक्शंस हो गए हो। सो बेसिकली वी कैन से दैट significant changes in exposure conditions of the gauge, we can say that, all right। so let's see here what I'm observing that कि जो डबल मास कर्व होता है हमारा, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ करेक्शन फैक्टर टू we can say that to assure, it provides the correction factor। so basically double mass curve, DMC double mass curve, what does it do? it provides, we can say that वो क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह से वो इट प्रोवाइड्स करता है हमारा करेक्शन फैक्टर, जो डाटा को क्या बनाता है, थ्रू आउट इट्स लेंथ होमोजेनिटी बनाता है, और आपका जो पास्ट डाटा है उससे उसको रिलेट भी कर देगा, सो इट्स प्रोवाइड्स a
correction factor, so it provides a correction factor to assure that data is reasonably homogeneous throughout its length and it's related to the data, and it's related to the previous data कैसे रिलेट करता है हमारा कि आपका जो गिवन डाटा है उसके बियॉन्ड पीरियड को भी वो क्या कर सकता है, बियॉन्ड पीरियड के प्रोजेक्टेड डाटा को भी प्रीवियस डाटा से रिलेट कर देता है, रिलेट कर देता है। ऑल राइट, सो आपका क्या होगा आंसर होगा हमारा चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेन गेज रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली आपका फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मैं एवरेज रेनफॉल की बात करता हूं तो पहला आपका आता है अरिथमेटिक, क्या आता है हमारा अरिथमेटिक मीन मेथड, ठीक है ना, ये क्लियर है ना, अरिथमेटिक मीन मेथड। सेकेंड क्या आता है हमारा थीसन पॉलीगॉन मेथड, क्या आता है हमारा थीसन पॉलीगॉन मेथड एवरेज रेनफॉल में। और थर्ड में आता है हमारा आइसोहेटल मेथड, क्या होता है हमारा आइसोहेटल मेथड होता है हमारा, क्लियर है ना। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो आपका अरिथमेटिक मेथड होता है हमारा ये बहुत सिंपल मेथड है, क्या हमारा बहुत सिंपल मेथड है। थीसन पॉलीगॉन मेथड जनरली क्या होता है कि वो ऑरोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस को कंसीडर नहीं करता है, डज नॉट कंसीडर ऑरोग्राफिक influences, does not conditions orographic influences। ऑल राइट, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, ऑरोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस जो कंसीडर नहीं करता। और आइसोहेटल मेथड क्या होता है हमारा, ये आपका हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ द एनालिस्ट, डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ द एनालिस्ट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों के आउट ऑफ ऑल दिस थ्री मेथड्स ये जो आपका है आपका मोस्ट एक्यूरेट है, क्या हमारा ये आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, अगर हम बात करते हैं मिसिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस की, तो अगर मैं नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस की मिसिंग की बात करूंगा तो वहां क्या होता है हमारा, देखिएगा अगर हम बात करते हैं ये n इज इक्वल टू क्या होता है हमारा CV अपॉन क्या होता है हमारा परसेंटेज एरर, ओके, का होल स्क्वायर, क्या होता है हमारा होल स्क्वायर होता है। ऑल राइट, सो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्या होता है हमारा रेन गेज होता है हमारा। सो हम क्या देख रहे हैं हमारा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं, ऑप्शन सी की क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या बोलता है, एन जो है हमारा वो आपका CV अपॉन कहीं एप्सिलॉन से भी करते हैं, कहीं P से भी करते हैं। सो जो आपका एन जो है हमारा ये एन क्या है हमारा एन जो है हमारा वो क्या है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज है हमारा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड है हमारा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड है हमारा। ऑब्वियसली से बात है हमारा CV जो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड किस में होगा हमारा रिकॉर्डेड एट द m existing रेन गेज स्टेशंस की बात करेंगे। सो आपका जो CV है हमारा वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज इंटू 100, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या आता है हमारा समेशन ऑफ x बाई माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन m-1। सो आपका सी ऑप्शन रहा। डी क्या बोल रहा है हमारा एस्टिमेटिंग द मिसिंग रेनफॉल डाटा। सो बेसिक अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी की बात करता हूँ, तो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा होता है हमारा क्या होता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा, एस्टिमेशन ऑफ
मिसिंग रेनफॉल डाटा, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका जनरली आपका 4 तरीके से निकाला जाता है। और कौन कौन सा होता है हमारा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन फ्रॉम आइसोहेटल मैप्स, इंटरपोलेशन फ्रॉम आइसोहेटल मैप्स, इंटरपोलेशन फ्रॉम आइसोहेटल मैप्स। ऑल राइट। सेकेंड क्या होता है हमारा, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड होता है हमारा। ऑल राइट। थर्ड क्या होता है हमारा, नॉर्मल रेशियो मेथड होता है। क्या होता है हमारा, नॉर्मल रेशियो मेथड होता है हमारा, ठीक है ना। और फोर्थ क्या होता है हमारा, रिग्रेशन मेथड होता है। क्या होता है हमारा, रिग्रेशन मेथड होता है। फोर्थ हमारा रिग्रेशन मेथड होता है हमारा। सो बेसिकली दीज आर द 4 टाइप्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, फॉर द इरिगेशन ऑफ ए क्रॉप द बेस पीरियड बीइंग डे, डेप्थ ऑफ वाटर, डेल्टाइंग मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर, डेल्टाइंग मीटर आर रिलेटेड टू द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर मीटर। सो बेसिकली सबसे पहले समझिए कि आपका बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है। ये आप जानते भी होंगे, बस जान लीजिए कि जो ड्यूटी होता है हमारा एक तरह से इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ देता है किसी भी फील्ड का, कि आप एक यूनिट ऑफ वाटर से कितना एरिया ऑफ फील्ड आप इरिगेट कर सकते हैं। सो इट्स द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ crop irrigated and the quantity of irrigations you are using, irrigation water you are using during the entire period of the growth of that crop, entire period of the growth of that crop. Remember these things, growth, that means from first to last. So delta is the total depth of water that the crop requires during its entire period and it's denoted by the symbol delta. So base period क्या होता है हमारे एक तरह से कि आप जब पहली बार वाटर, इरिगेशन वाटर अप्लाई किए हैं ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए, यू आर नॉट सीडेड राइट नाउ, ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए जब पहली बार इरिगेशन वाटर अप्लाई यूज किए हैं फॉर प्लांटिंग द क्रॉप, वहां से लेकर आप लास्ट वेदरिंग तक जो वाटर यूज कर रहे हैं उस टोटल जो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा, उसको बोलेंगे बेस पीरियड। सो इट्स द पीरियड that refers to the whole period of cultivation, that refers to the whole period of cultivation from the time when the irrigation water is first issued for preparation of the ground for planting the crop to its last weathering before harvesting, to its last weathering before harvesting. Okay, so इस बात का ध्यान रखिएगा, बात का और ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एक और टर्म होता है हमारा क्रॉप पीरियड। क्या होता है हमारा, एक और टर्म होता है हमारा क्रॉप पीरियड। क्या होता है हमारा, क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड जो होता है हमारा एक तरह से ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ ये बोलता है कि आपका इंस्टेंट ऑफ सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड है हमारा वो क्रॉप पीरियड है। सो इट मीन्स दैट बेस पीरियड इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट, क्रॉप पीरियड, इंक्लूसिव ऑफ क्रॉप पीरियड। सो इट्स द टाइम, it's the time in days, it's the time in days that a crop takes, that the crop takes from the instant of sowing, from the instant of sowing, from the instant of sowing to that of to sowing to that of its harvesting, to that of its harvesting, to that of its harvesting. All right, so generally these are the basic terminology related with the questions. So questions जो पूछ रहा है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। जैसे आपको पता है कि जो डी है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर क्यूमेक्स फॉर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट फॉर यूनिट ऑफ वाटर वी कैन से दैट। सो ड्यूटी इन हेक्टेयर्स, so duty in what, duty in hectares per cumex. All right, so delta is what, it's the total depth of water supplied, total depth of water supplied, it's the total depth of water supplied, it's the total depth of water supplied in what, in this is in meter. All right, so we can say that what is b, b is the base period in days, b is the base period in days, b is the base period in डेज। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग दैट कि आपका जो वाटर है हमारा, दिस वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड, वाटर इज सप्लाइड, दिस वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड ऑफ एरिया, टू द फील्ड ऑफ एरिया, टू द फील्ड ऑफ एरिया, टू द फील्ड ऑफ एरिया d hectares, to the field of area d hectares corresponding to the d hectares corresponding to the water depth
corresponding to the water depth, that's equal to delta meter, and it's equal to delta into d hectare meter. all right, d hectare meters. all right, so we can say that कि आपका ये कितना आया, d इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। और इसी फील्ड के लिए, अगर मैं इसी फील्ड के लिए जिसका एरिया d हेक्टेयर है, फॉर द सेम फील्ड ऑफ d हेक्टेयर, अगर मैं इसी फील्ड ऑफ d हेक्टेयर के लिए बात करता हूं, तो आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर जो होगा हमारा, जो वाटर होगा, दैट्स रिक्वायर्ड टू फ्लो, वाटर इज required to flow during the entire base period, all right, during the entire base period। और ऑब्वियसली सी बात है कि जो आप इंटायर बेस पीरियड में आपको 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है हमारा, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू फ्लो, सो फ्लो के बाद कॉमा कर दिया, ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड कितना वाटर चाहिए हमें, जो ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड जो वाटर सप्लाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है 1 इंटू बेस पीरियड बी, सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बी हमारा डे में ले लिए, 24 इंटू 60 दैट्स इक्वल टू दिस मीटर क्यूब, एंड दिस दैट मीन्स इतना वाटर सप्लाई होना चाहिए, और आपका वाटर जो सप्लाई हो रहा है वो इतना हो रहा है फॉर द गिवन ड्यूटी, सो बोथ शुड बी इक्वल, सो वी कैन से दैट d इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ दैट्स इक्वल टू b इंटू 24 इंटू 60 दैट्स इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b अपॉन डी मीटर। सो आपका आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा आपका, बी 8.64 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डी, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा बी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 क्यूमेक जो होता है हमारा, 1 क्यूमेक्स डे जो होता है हमारा, दैट्स इक्वल टू 8.64 हेक्टेयर मीटर हमारा होता है। ऑलराइट, जो हमने ड्राइवेशंस किया उससे ही क्लियर है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से इस बात का, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज, द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज which can be commanded or irrigated by a canal system each, वो क्या होगा हमारा। अब सोचने वाली बात है कि जो आपका एरिया डिवाइडेड होता है, जो एरिया हमारा डिवाइडेड होता है वो आपका नंबर ऑफ वाटर सेट्स में होता है और ड्रेनेज वैलीज में होता है। जो एरिया हमारा डिवाइडेड होता है, एरिया हमारा डिवाइडेड किस में होता है, नंबर ऑफ वाटर सेट्स में होता है और ड्रेनेज वैलीज में होता है। एरिया जो डिवाइडेड होता है हमारा वो किस में होता है, नंबर ऑफ वाटर सेट्स और ड्रेनेज वैली में होता है। सो जो कैनल रन करता है वो वाटर सेट के अलोंग रन करेगा, वाटर सेट के अलोंग रन करेगा, फिर जिसके कारण जो वाटर कैनल होता है उसके दोनों साइड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। जो कैनल क्या होगा हमारा, जब वाटर सेट्स के दोनों तरफ रन करेगा हमारा, जिसके कारण क्या होगा हमारा, दोनों साइड्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा। लेकिन जो वाटर फ्लो करेगा वो ओनली अप टू ड्रेनेज बाउंड्रीज ही करेगा। क्या करेगा, ओनली अप टू ड्रेनेज बाउंड्री करेगा। इसलिए जो आपका ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है हमारा, क्या होता है हमारा, ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है हमारा। अब इस एरिया में आपका क्या होगा, एरिया होगा जहां आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं आप लोग, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, और साथ साथ आपका अनफर्टाइल बैरन लैंड भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा हमारा, अनफर्टाइल बैरन लैंड भी होगा हमारा। और साथ साथ आपका लोकल पॉन्ड्स होगा, विलेज होगा, लोकल पॉन्ड्स होगा हमारा, और क्या होगा हमारा, विलेज होगा हमारा, हैबिटेट्स एरियाज होगा हमारा, क्या होगा हमारा, हैबिटेट्स एरियाज होगा हमारा, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से डैट कि ये जो आपका आ रहा है एक तरह से ये कैसा एरिया है, ये एरिया है ग्रॉस कमांडेड एरिया का, डैट मीन्स जिस एरिया में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक तरह से क्या है हमारा कर सकते हैं, मतलब आप मतलब आप
क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दीज एरियाज आर व्हाट, दीज एरियाज आर अनकल्चरेबल एरियाज, अनकल्चरेबल एरियाज, बट दीज एरियाज आर द पार्ट ऑफ द ड्रेनेज बाउंड्रीज। ओके, ये कैसा है हमारा अनकल्चरेबल एरिया है, कैसा हमारा अनकल्चरेबल एरिया है। ऑल राइट, सो टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज which can be commanded or irrigated by a canal system is what, is what, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्रॉस कमांडेड एरिया, क्या बोलेंगे, ग्रॉस कमांडेड एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रॉस कमांडेड एरिया। अब आते हैं हम लोग कल्चरेबल कमांडेड एरिया का। तो अगर मैं ये हमारा वही है ग्रॉस कमांडेड एरिया, टोटल एरिया लाइंग बिटवीन द ड्रेनेज बाउंड्री विच कैन बी कमांडेड और इरिगेटेड बाय कैनल सिस्टम। सो कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है हमारा, अब जैसे आप जान रहे हैं कि ग्रॉस कमांडेड एरिया एक तरह से क्या हो गया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया और प्लस अनकल्चरेबल एरिया, अनकल्चरेबल एरिया। ऑल राइट, सो बेसिकली जो आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया होगा हमारा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया क्या हो जाएगा, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया हो जाएगा हमारा। और साथ साथ हमारा कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया होता है, क्या होता है हमारा, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया भी होता है हमारा, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया भी होता है हमारा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया क्या होगा, सो दिस इज द एरिया इन विच, दिस इज द एरिया इन विच जहां आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स इज ग्रोन, crop is grown, crop is grown at a particular time, at a particular time, at a particular time or crop season, at a particular time or crop season। अनकल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया क्या होता है हमारा, कि जो पार्टिकुलर टाइम या सीजन में ग्रो नहीं हो रहा है। सो वी कैन से दैट्स हियर क्रॉप इज नॉट शोन, क्रॉप इज नॉट शोन, crop is not shown in a particular time or season, particular time or season, particular time और season में क्या हो रहा है हमारा, ग्रो नहीं हो रहा है, पार्टिकुलर टाइम और सीजन में ग्रो हमारा नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए, क्या हमारा पार्टिकुलर टाइम और सीजन में ग्रो नहीं हो रहा है। ऑल राइट, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से इस बात का, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू केनेडी the critical velocity v naught in the meters in a channel is the mean velocity which keeps the channel free from silting and scouring, which keeps the channel free from silting and scouring। so its value is given by m critical velocity ratio, d depth of the channel है हमारा। so इसका आंसर क्या आएगा, 0.55 m d to the power 0.64, ठीक है ना। बेसिकली केनेडी आज पाकिस्तान में जो हमारा पंजाब है वहाँ उस पंजाब में एक अपर बारी डोब कैनल है, क्या हमारा अपर बारी डोब कैनाल है, अपर बारी डोब कैनाल है हमारा। सो अपर बारी डोब कैनाल पे केनेडी ने क्या किया था कि चैनल के वेलोसिटी और डेप्थ पे इन्वेस्टिगेशंस किया था, चैनल के वेलोसिटी और डेप्थ पे इन्वेस्टिगेशंस किया था, और वहाँ आपका नॉन सिल्टिंग और नॉन स्काउरिंग फ्लो था हमारा। 30 साल तक हमारा लगभग वहाँ नॉन सिल्टिंग और नॉन स्काउरिंग फ्लो था, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, नॉन सिल्टिंग और नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी ही मानते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। सो क्रिटिकल वेलोसिटी जो आता है हमारा, स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने दिया था, वो दिया था हमारा v नॉट इज इक्वल टू critical velocity, v naught is equal to critical velocity, that's equal to 0.55 d to the power 0.64। so v naught is equal to c to d to the power n। v naught हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है, c जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, और जो d है हमारा वो डेप्थ ऑफ क्या है हमारा, वाटर है, डेप्थ ऑफ वाटर ओवर बेड पोर्शंस, over bed portions of the channel, over bed portions of the channel, over bed portions of the channel, all right, over bed portions of the channel। अब लेकिन क्या था कि आपका जब ये फॉर्मूला दिया गया था तो इस समय
इस समय हम लोग ये फार्मूला स्टार्टिंग में, ये फार्मूला उसी पे एप्लीकेबल था जैसे सैंडी सिल्ट हो गया हमारा, जो आपका अपर डोब हमारा पंजाब में हमने लिखा है अपर बॉडी डोब कैनाल, ठीक है ना, उसके कंडीशंस को क्या कर रहा है, उसके कंडीशंस को मैच कर रहा है। सो स्टार्टिंग में फार्मूला उसी पे एप्लीकेबल था जो सैंडी सिल्ट हो और सेम क्वालिटी का उसका क्या हो, ग्रेड हो, सेम क्वालिटी का हो या सेम ग्रेड हो हमारा सैंडी सिल्ट जो हमारा अपर बॉडी डोब कैनाल में पाया गया था सैंडी सिल्ट, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं भाई, ये उस सैंडी सिल्ट को अगर रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहा है, उसके ग्रेडिंग को रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहा है, उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहा है, फिर भी ये फार्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। उसके लिए फिर उन्होंने क्या दिया, एक करेक्शन फैक्टर दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, md⁻.64। ये m जो है हमारा ठीक है ना, m जो है हमारा, c हमारा 0.55 है, m जो है हमारा यही बताता है हमारा क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो बताएगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्ट ग्रेड, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्ट ग्रेड ऑन क्रिटिकल वेलोसिटी इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्ट ग्रेड ऑन क्रिटिकल वेलोसिटी। सो जो आपका m होगा हमारा, जो आपका ये m होगा हमारा, वो क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ये होगा हमारा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द एरिया, क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द एरिया, जिस एरिया का आप कंसीडर कर रहे हैं बेस्ड ऑन केनेडीज थ्योरी, फॉर द एरिया और डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अपर बॉडी डोब कैनाल सिस्टम। तो ये पाया गया क्या कि अगर आपका ये पाया गया क्या कि अगर आपका सैंड कोर्सर है हमारा देन द स्टैंडर्ड, मतलब हम इसको क्या ले रहे हैं, देन द स्टैंडर्ड मतलब दैट बिलोंग्स टू अपर डोब कैरी, ठीक है ना। उस केस में जो आपका m आएगा हमारा, वो m क्या हो जाएगा हमारा 1.1 to 1.2, ऑलराइट। और वही अगर हम बात करते हैं कि आपका कैसा हो, वही हम बात करते हैं कि सैंड जो है हमारा वो क्या हो, फाइनर हो, क्या हो हमारा, सैंड हमारा फाइनर हो देन द स्टैंडर्ड। अगर सैंड फाइनर है स्टैंडर्ड से, उस केस में जो आपका m होगा हमारा, दैट्स m इज इक्वल टू 0.9 to 0.8। सो हम देखते हैं क्या कि अगर आपका हेड एंड ऑफ कैनाल है, क्या हमारा हेड एंड ऑफ कैनाल है हमारा, सो हेड एंड ऑफ कैनाल पे हमारा हायर सीवीआर होता है, क्या होता है हमारा हायर सीवीआर होता है। और आपका अगर हम टेल एंड ऑफ कैनाल पे देख रहे हैं तो वहाँ क्या होता है हमारा, लोअर सीवीआर होता है, क्या होता है हमारा यहाँ क्या होता है हमारा, हायर सीवीआर होता है हमारा, और यहाँ क्या होता है हमारा लोअर सीवीआर होता है हमारा। सो अगर आप 0.55 नहीं यूज कर रहे हैं तो हम V0 यूज करते हैं, mcd⁻n। सो बेसिकली क्या होता है हमारा, जो आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दिया रहा हुआ है और आपका m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, पूछ दे कि इस मटेरियल के लिए आपका क्या वैल्यू ऑफ C होता है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड, ऑलराइट। यहाँ m का ये वैल्यू है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय। सो बेसिकली आप समझिए, मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा, वो आपका 2.7 टाइम्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी होता है, 2.7 टाइम्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी। नो, वो क्या होता है हमारा, मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा, वो फील्ड कैपेसिटी के बराबर आता है। क्या आता है हमारा, फील्ड कैपेसिटी के बराबर आता है, ठीक है ना। और वी कैन से डैट, यहाँ लिख लेते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा m.E, दैट्स इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी
दैट्स इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी। क्यों? सबसे पहले समझिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता क्या है। सो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा, वो आर्टिफिशियल मॉइस्चर प्रॉपर्टी किसी भी सॉइल का, और इसको एक तरह से नेचुरल प्रॉपर्टीज के लिए, नेचुरल प्रॉपर्टीज के लिए इंडेक्स के तौर पे यूज करते हैं। सो ये क्या बोलता है कि अगर आपका कोई वेट सॉइल है और वो 1 सेंटीमीटर डीप है और उस पे हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का 1000 टाइम्स 30 मिनट के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई आपका वेट सॉइल है 1 सेंटीमीटर डीप और उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं 1000 टाइम्स एच 1000 टाइम्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स आ रहा है हमारा, उसका 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं अगले 30 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर डीप वेट सॉइल पे। तो जो सॉइल आपका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर रिटेन कर लेगा, सॉइल आपका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर रिटेन कर लेगा, उसी को बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। सो व्हाट वी कैन से दैट मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर रिटेन्ड इन a soil sample of wet soil 1 centimeter deep when it's subjected to a centrifugal force 1000 times as great as gravity, and it's usually for a period of 30 minutes. So generally medium texture soil के लिए moisture equivalent पाया गया है कि वो filled capacity के बराबर आता है, more or less approximately क्या आता है, बराबर आता है। So generally हमारा क्या होता है, जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है फील्ड कैपेसिटी के बराबर होता है, और साथ साथ मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा 1.8 टाइम्स ऑफ 2 और 1.8 to 2 टाइम्स ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है हमारा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है हमारा, ठीक है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। और साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे, 2.7 टाइम्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। क्या होता है हमारा? 2.7 टाइम्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है हमारा। सो जिसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी। सो जनरली क्या होता है हमारा, जनरली आप समझिएगा कि फील्ड कैपेसिटी, हम टर्म यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। सो फ्री ड्रेनेज के बाद ग्रेविटी वाटर के फ्री ड्रेनेज के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है सॉइल में, जो रह जाता है, उसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। सो फील्ड कैपेसिटी क्या है? ग्रेविटी वाटर के फ्री ड्रेनेज के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में रह गया, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब आता है हमारा क्या अब आता है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक तरह से क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। एक तरह से ये इस वाटर कंटेंट पे प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए सॉइल से सफिशिएंट वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इस वाटर कंटेंट पे प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए सॉइल से सफिशिएंट वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर प्लांट्स को सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखने के बाद भी टर्गिडिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारा प्लांट्स का एक तरह से क्या ये फूल जाता है, कि एक तरह से क्या होता है हमारा फूल जाता है। तो टर्गिडिटी मतलब जनरली क्या हो गया कि जब आपका वाटर प्लांट सेल्स में आता है तो जो वैक्यूल होते हैं वो आपका साइज आपका अपना बढ़ जाता है, वैक्यूल का साइज, ठीक है ना। तो एक तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, वो सेल वॉल के अगेंस्ट में क्या करता है, पुश करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो टर्गर प्रेशर को, जो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर होता है उसको क्या करता है हमारा, बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो इसके कारण जो प्रेशर सेल वॉल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, वो आपका दैट द प्रेशर क्रिएटेड बाय द सेल वॉल विल स्टॉप टू मच वाटर एंटरिंग, जो बहुत पानी अंदर आ रहा है उसको रोकेगा, और फिर जो एक बीमारी होता है सेल लाइसिस, उसको क्या करेगा हमारा, उससे प्लांट्स को प्रिवेंट करेगा। सो जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्गिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्गिड बोलते हैं हमारा, क्लियर है ना, TURGID। सो जनरली क्या होता है, प्लांट्स को सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखने के बाद भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जिस मॉइस्चर कंटेंट पे वाटर कंटेंट पे प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए सॉइल से सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उस वाटर कंटेंट पे प्लांट्स को सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखने के बाद भी टर्गिडिटी रीगेन नहीं करेगा, क्लियर है ना। इवन वहां पे, इवन क्या बोलेंगे हम लोग, इवन वहां पे
इवन वहां कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है, फिर भी वो क्या कर लेगा, हमारा रीगेन नहीं करेगा। ठीक है ना। सो जनरली जो आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है हमारा, वो दो तरह का होता है। टेम्पररी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक तरह से विल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे। विल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा एक तरह से क्या बोलेंगे, एक तरह से हमारा क्या होगा, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, और दूसरा क्या बोलेंगे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। सो आपका जो टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट है हमारा, वो जनरली टेम्पररी है, नाम क्या हमारा, टेम्पररी। तो टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ होगा, हमारा हॉट और विंडी डे में होगा हमारा। ठीक है ना। लेकिन वही हमारा प्लांट्स कूलर डे में क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। प्लांट्स इसको कूलर डे में रिकवर कर लेगा। प्लांट्स कैन रिकवर दिस इन कूलर डे without any addition of water. Remember this thing, recovering cooler day, and no addition of water is required. No addition of water is required. No addition of water is required. All right, no addition of water is required. Now it comes to the question that कि यहाँ जो soil moisture होता है हमारा, वो wilting coefficient से ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा इस ध्यान से। पर टेम्परेचर विल्टिंग पॉइंट में जो सॉयल मॉइस्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सॉयल मॉइस्चर जो होता है हमारा, वो विल्टिंग कोफिशिएंट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर विल्टिंग हो रहा है। ठीक है ना। क्यों टेम्परेचर विल्टिंग हो रहा है, यहाँ सॉयल मॉइस्चर ज्यादा है, फिर विल्टिंग कोफिशिएंट से फिर भी ज्यादा होता है, फिर भी यहाँ विल्टिंग हो रहा है। क्यों विल्टिंग हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ ट्रांसपैरेशन लॉसेज क्या हो गया हमारा, लॉसेज क्या हो गया हमारा, ट्रांसपैरेशन लॉसेज वो हमारा बढ़ गया है। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हम क्या बोले कि सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखने के बाद भी वो टर्गिडिटी रीगेन नहीं कर रहा है, टर्गिडिटी रीगेन नहीं कर रहा है। इवन आप कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है, दैट मीन्स जो आपका इवेपो ट्रांसपैरेशन के लिए जो आपका लॉस होना था, उतना अगर आपका यूज ऑफ वो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है, फिर भी आपका क्या हो रहा है, हमारा वो प्लांट टर्गिडिटी रीगेन अपना नहीं कर रहा है एट दिस PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वैसे ही यहाँ टेम्पररी में क्या हो रहा है, सॉयल मॉइस्चर कभी कम नहीं रहेगा विल्टिंग कोफिशिएंट से, वो हमारा विल्टिंग कोफिशिएंट से ज़्यादा होगा, लेकिन ट्रांसपैरेशन लॉसेज क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। इसके कारण क्या होगा, हमारा टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ बिना एडिशन ऑफ वाटर किए हुए प्लांट्स अपना क्या करता है, कूलर डे में रिकवर कर लेता है। कूलर डे में क्या कर लेता है, हमारा रिकवर कर लेता है। अगर हम बात करते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का, सो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शंस में, हाइग्रोस्कोपिक, अरे यार हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग। ध्यान रखें इस बात का, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोलते हैं यहाँ ठीक है ना। यहाँ जो प्लांट्स होता है आपका, वो आपका टर्गिडिटी रीगेन कभी नहीं करेगा अगर आप सफिशिएंट वाटर भी ऐड कर रहे हैं तो, और प्लांट्स हमारा डाई कर जाएगा कुछ दिन के बाद अगर, ठीक है ना। टर्गिडिटी रीगेन कभी नहीं करता है यहाँ, ठीक है ना। और साथ साथ सॉयल मॉइस्चर टेंशन, जहाँ अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका सॉयल मॉइस्चर टेंशन, अगर हम बात करते हैं सॉयल मॉइस्चर टेंशन की बात करते हैं, जहां आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 6 atm से ज़्यादा होता है। क्लियर है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस। ऑल राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम सलाइन वाटर। सो बेसिकली आपका जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा, जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा इरिगेशन वाटर का, वो आपका क्या होता है, वी कैन से दैट द क्लासिफिकेशन इज डन on total concentration of soluble salts, on total concentration of soluble salts, total concentration of soluble salts, on total concentration of soluble salts, on total concentration of soluble salts. All right, or we can say that classification is, or we can say that classification is done on, or we can say that classification is done on sodium concentration, on sodium concentration, on sodium concentration. All right, or we can say that
or we can say that classification is done on electrical resistivity, electrical conductivity is done on electrical conductivity, total salts concentration, TDS we can say that, sodium concentration we can say that, ESP that's equal to, और बोरन concentration क्या होता है हमारा, बोरन concentration that's V. okay, so generally electrical conductivity of medium saline water की अगर हम बात करते हैं, so आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, 250 to 270 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. इस बात का ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना. तो ये डाटा है आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, दैट्स बेस्ड ऑन सॉल्ट कंसंट्रेशन, सो जनरली आपका अगर आपका सॉल्ट ज़्यादा है आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक अल्कली. अगर सोडियम साल्ट ज़्यादा है तो सोडियम, अगर मैं देखिए सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि 252 क्या होगा, 252 750 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर. सो यहाँ आपका यहाँ क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, 750 होगा हमारा. सो 100 to 250 क्या होता है, लो सलाइन होता है. 250 to 750 क्या होता है, मीडियम होता है. 750 to 2250 क्या होता है, हाई सैलिनिटी होता है. और वेरी हाई सैलिनिटी क्या होता है, 2250 होता है हमारा, जिसको बोलते हैं अनसुटेबल फॉर इरिगेशन बोलते हैं हमारा. ऑल राइट. सो मीडियम सलाइन वाटर जो होता है हमारा, उसको तभी यूज करेंगे जहाँ आपका मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग हो रहा है हमारा, और नॉर्मल साल्ट टॉलरेंट प्लांट जो हमारा हो सकता है यहाँ ग्रो हो सकता है विदाउट एनी सैलिनिटी कंट्रोल. ऑल राइट. सो जनरली जो हमारा, अगर मैं सॉल्ट कंसंट्रेशंस की बात करता हूँ, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स की बात करता हूँ, सो आपका यहाँ जो सॉल्ट कंसंट्रेशंस होता है जेंटलमैन, वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग पीपीएम के फॉर्म में दे सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर के फॉर्म में दे सकते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटू 10⁻⁶ के फॉर्म में दे सकते हैं. जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दैट्स एक्सप्रेस्ड एज माइक्रोमोह, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर. ऑल राइट. सो अगर मैं बात करता हूँ तो सी एस जो होगा हमारा, डेट्स इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू माइनस कंजम्पटिव यूज माइनस अफेक्टिव रेनफॉल होता है हमारा. इस बात का जो सी होता है हमारा, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट जो हम लोग यूज करते हैं कहाँ, इरिगेशन वाटर में. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट जो होता है हमारा कहाँ होता है हमारा, जो इरिगेशन वाटर में होता है हमारा. कहाँ होगा हमारा, इरिगेशन वाटर में होगा हमारा. जो क्यू की बात करते हैं हम लोग, जो क्यू जो होता है हमारा, वो क्या होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई टू द सॉइल होगा. टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई टू द सॉइल होगा. क्या होगा हमारा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड टू द सॉइल होगा हमारा. इस बात का ध्यान रखिएगा इस बात का. जो सी यू होगा हमारा, वो क्या होगा, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होगा हमारा. क्या होगा हमारा, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा, सी यू हमारा इस बात का. और अगर मैं बात करता हूँ पी अफेक्टिव का, तो ये क्या होगा हमारा, यूजफुल रेनफॉल हो जाएगा या अफेक्टिव रेनफॉल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, यूजफुल रेनफॉल हो जाएगा हमारा, इफेक्टिव रेनफॉल हो जाएगा इस बात का. नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन सोडियम एब्जॉर्प्शन भी होता है हमारा, जिसमें लो सोडियम सलाइन बोलते हैं, मीडियम सोडियम वाटर बोलते हैं, हाई सोडियम वाटर बोलते हैं, वेरी हाई सोडियम वाटर बोलते हैं. इसका बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलते हैं. अगर 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26 और ग्रेटर देन 26 होता है हमारा. सो जनरली क्या होता है, अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्लैक एल्कली सॉइल. क्या बोलते हैं, ब्लैक एल्कली सॉइल बोलते हैं. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिप्लेसेबल जो सोडियम होता है बहुत हाई होता है इन कॉलवाइड में. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट हाई परसेंटेज ऑफ रिप्लेसेबल
सोडियम इन द कॉलोइड, सोडियम इन द कॉलोइड, सोडियम इन द कॉलोइड। सो जो परसेंटेज ऑफ आपका सोडियम होता है हमारा, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? उस जो परसेंटेज ऑफ सोडियम होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं ESP से, जिसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम इज एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ऑफ सोडियम इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इसको? एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एक्सचेंजेबल, क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं। किसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है ना? ESP से हम लोग करते हैं। और साथ साथ हमारा ये क्या होगा? 100 Na प्लस हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस प्लस Na प्लस और प्लस K प्लस पोटेशियम। ठीक है ना? सो आपका अगर आपका सोडियम ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपका सोडियम ज़्यादा होता है, अगर मैं बात करता हूँ कि सोडियम क्या हो रहा है आपका? ज़्यादा हो रहा है। अगर सोडियम ज़्यादा हो रहा है तो जो एग्रीगेशन ऑफ सॉइल होता है वो नहीं होगा। नो एग्रीगेशन ऑफ सॉइल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सॉइल कभी भी एग्रीगेट्स, दैट मीन्स एज ए बल्क काम नहीं करेगा, बॉन्डेड नहीं बनाएगा। ठीक है ना? और जब एग्रीगेशन ऑफ सॉइल नहीं होगा हमारा ठीक है ना, तो सॉइल हमारा क्या होगा? एक साथ क्या होगा? लेस परमिएबल होगा। क्या होगा हमारा? सॉइल लेस परमिएबल होगा हमारा। ठीक है ना? क्या होगा हमारा? सॉइल लेस परमिएबल होगा हमारा। ठीक है ना? और अगर आप कांस्टेंट इरिगेशन कर रहे हैं सोडियम सॉइल से, अगर आप सोडियम रिच सॉइल से क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट इरिगेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट इरिगेशन कर रहे हैं, लगातार इरिगेशन कर रहे हैं सोडियम रिच वाटर से। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? लगातार आप कर रहे हैं तो सॉइल कैसा होता है? सॉइल प्लास्टिक हो जाता है। सॉइल कैसा होता है? सॉइल प्लास्टिक हो जाता है और साथ साथ स्टिकी हो जाता है। क्या होता है? सॉइल स्टिकी हो जाता है कब? जब वेट रहेगा तो। क्या रहेगा? जब वेट रहेगा तो। और वही आपका ड्राई होने पे ड्राई होने पे क्या हो जाएगा हमारा? वो क्लॉट्स फॉर्म कर जाएगा, देन फॉर्म्स क्लॉट्स। ठीक है ना? क्लॉट्स, दैट मीन्स क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया हमारा? ऊपर हमारा, अगर हम क्लॉट्स की बात करते हैं तो एक तरह से आप देखते होंगे कि जो क्लॉट्स होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा? एक तरह से लंप हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा? लंप फॉर्म कर गया हमारा। ठीक है ना? क्या फॉर्म कर गया हमारा? लंप फॉर्म कर गया हमारा। ठीक है ना? और साथ साथ क्रस्ट फॉर्म भी करता है। क्रस्ट मतलब क्या हो गया? एक तरह से हार्डन लेयर हो गया। कैसा हो गया? लेयर बहुत हार्ड हो गया, जो किसी सॉफ्ट सरफेस पे डिपॉजिट हो गया है हार्ड फॉर्म में। किसी सॉफ्ट सरफेस पे डिपॉजिट हो गया हमारा हार्ड फॉर्म में। सो देन इट फॉर्म्स क्लॉट्स and becomes dry, and it becomes crust after upon drying। ठीक है ना? सो ड्राई होने पे क्या हो रहा है हमारा? प्लास्टिक बन जा रहा है, क्लॉड्स और क्रस्ट, मतलब हार्ड बन जा रहा है, लेकिन नीचे सॉइल कैसा है? सॉफ्ट है। नीचे सॉइल कैसा है हमारा? नीचे सॉइल हमारा सॉफ्ट है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करता हूँ EC, TDS, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन और बोरन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके बेसिस पर अगर हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वाटर हमारा जो क्लास है 1 2 3 है, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, टोटल सॉल्ट कंटेंट दिया हुआ है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज दिया हुआ है, बोरन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ये सब हम डाटा आपको दे रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपको अगले एग्जामिनेशन में दिक्कत ना आए। तो आप देख क्या रहे थे कि यहाँ आपका ये जो आ रहा था SAR, तो ये SAR क्या था? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या था? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या था हमारा? Na प्लस अपॉन Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइड बाई 2, ये 2 अंडर में। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलेंगे। ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द राइज ऑफ वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वियर और बैरेज इज कॉल्ड एज।
फर्स्ट इज पॉन्ड लेवल, सेकेंड इज एफ्लक्स, थर्ड इज फ्लड लेवल, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। सो क्या बोलते हैं, एफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। सो एफ्लक्स में क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है अप स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम लेवल पे वो राइज कर जाता है डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि वहां आपने वियर और बैरेज कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके कारण एफ्लक्स जो होता है इट अफेक्ट्स द एरिया ऑफ सबमर्जेंस। और क्लियरेंस जो होता है हमारा, ये अगर ये ब्रिज है तो यहाँ क्लियरेंस जो होगा हमारा वो भी क्या हो जाएगा, एफ्लक्स के कारण घट जाता है हमारा। सो एफ्लक्स affects the area of submergence as well as the marginal banks और guide banks का जो टॉप लेवल्स होता है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। दैट मीन्स जो आपका क्लियरेंस आएगा वो घट जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लियरेंस आपका घट जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एफ्लक्स क्या हो रहा है हमारा, इफ लगा दो, इफ एफ्लक्स इज लार्ज, अगर आपका एफ्लक्स लार्ज है तो आपका लेंथ ऑफ वियर क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ वियर क्या है हमारा, स्मॉल है। लेंथ ऑफ वियर क्या है हमारा, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि क्रेस्ट पर हायर डिस्चार्ज इंटेंसिटी है। क्योंकि क्रेस्ट पे क्या है आपका, हायर डिस्चार्ज इंटेंसिटी है। क्रेस्ट पे आपका हायर डिस्चार्ज इंटेंसिटी है, लेकिन हम लोग एफ्लक्स लार्ज नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि आपका दिस इज अनइकोनॉमिकल, दिस इज अनइकोनॉमिकल। क्यों अनइकोनॉमिकल होता है, क्यों अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क जो होता है हमारा वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, कॉस्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड पे वो क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वो क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा आपका, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ जा, एक मिनट, क्योंकि क्यों क्यों ओहो, क्योंकि आपका स्काउरिंग डेप्थ क्या हो जा रहा है हमारा, बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका स्काउरिंग डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, स्काउरिंग डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है, एफ्लक्स लार्ज हमारा अनइकोनॉमिकल है, अनएक्सेप्टेबल है। ऑल दो लेंथ ऑफ वियर स्मॉल देता है, क्योंकि आपका क्रेस्ट पे हायर डिस्चार्ज इंटेंसिटी है। सो जनरली आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आईएस कोड में एफ्लक्स, ऑब्वियसली सी बात है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ्लक्स के लिए हम लोग जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ्लक्स जो लेते हैं हम लोग सेफ एफ्लक्स लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, सेफ एफ्लक्स लेते हैं, ठीक है ना। तो आईएस कोड बोलता है कि आपका अगर बैरेज और वियर्स अगर आपका एलोवियल रिवर्स पे, किस पे हमारा, बैरेज और रिवर्स किस पे हमारा, बैरेज और रिवर्स हमारा एलोवियल रिवर्स पे, अपर और मिडिल रिवर में, ठीक है ना, अपर और मिडिल रीचेज ऑफ द रिवर में, तो आपका फ्लक्स लेना है 1 मीटर, और लोअर रिवर में होगा हैविंग फ्लैट ग्रेडियंट्स तो लेना है 0.3 मीटर। सो दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, दिस थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर्ड। ओके, अगर मैं वीडियो से देखता हूं तो देखिए आपका फ्लक्स क्या होता है। हम देखिएगा ये, अब देखिए ध्यान से, ये क्या, ये देखिए ये क्या आपका अप स्ट्रीम का क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, हाइट बढ़ गया हमारा। और ये जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया। क्लियरेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया। क्लियरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब आपका डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, ड्यू टू दिस वियर, ड्यू टू दिस वियर और ब्रिज वी कैन से दैट, ठीक है ना। ये क्या आपका एफ्लक्स है, क्या आपका एफ्लक्स है, ऑलराइट। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको।
देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए, अभी देखिए, अभी आपका क्लियरेंस क्या है, अभी आपका अभी आपका क्लियरेंस क्या हो गया, क्लियरेंस हमारा क्या हो गया, घट गया। क्लियरेंस क्या देख रहे हैं, क्लियरेंस हमारा घट गया। ठीक है ना, और डेप्थ क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड एफ्लक्स। सो लेट्स सी हियर नाउ, दिस इज द वाटर, दिस इज पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल क्या होता है कि वाटर लेवल जो होता है पॉन्ड में, अप स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर में, अगर आपका रिवर डिस्चार्ज फुल हो रहा है या पार्ट हो रहा है, दैट्स पार्ट, पार्ट रिवर डिस्चार्ज हो या फुल रिवर डिस्चार्ज हो, उसको डाइवर्ट करते हैं कैनल से थ्रू द कैनल हेड रेगुलेटर, थ्रू द कैनल हेड रेगुलेटर। ऑल राइट, सो वी कैन से दैट पॉन्ड लेवल जो होता है हमारा, एक तरह से फुल सप्लाई लेवल होता है कैनाल का, फुल सप्लाई लेवल होता है हमारा, एफएसएल होता है कैनल का, एफएसएल होता है हमारा किसका, कैनल का, और साथ साथ हमारा हीट लॉस होता है थ्रो रेगुलेटर, हीट लॉस थ्रो रेगुलेटर, हीट लॉस थ्रो रेगुलेटर। सो ये आपका क्या होता है, 1 to 1.5 मीटर होता है हीट लॉस थ्रो रेगुलेटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा अगर हाइयर पॉन्ड लेवल है, तो आपका एफ्लक्स भी क्या होगा हमारा, हाइयर होगा। क्या होगा हमारा, हाइयर होगा, ऑब्वियसली सी बात है हमारा। और आपका जो पॉन्ड लेवल होता है हमारा, जनरली फिक्स्ड रखते हैं, जनरली इट्स फिक्स्ड, जनरली इट्स केप्ट फिक्स्ड। क्या रखते हैं उसको हम लोग, फिक्स्ड रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग, इसको फिक्स्ड रखते हैं। और वाटर जो विंटर में जो वाटर लेवल फिक्स्ड, का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्वियसली सी बात है, जो विंटर में वाटर लेवल होता है उसी को हम लोग रखते हैं, या लो डिस्चार्ज हो रहा है, लो डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ठीक है ना। सो आपका जो पॉन्ड लेवल होता है हमारा, जनरली वो वाटर लेवल जो विंटर में है उसको कंसीडर करते हैं, या लो डिस्चार्ज समय जो वाटर लेवल है उसको कंसीडर करते हैं। लो डिस्चार्ज समय, लो डिस्चार्ज समय जो वाटर लेवल है हमारा उसको कंसीडर करते हैं पॉन्ड लेवल हमारा। ठीक है ना। फ्लड लेवल आपको पता ही है, फ्लड लेवल क्या होता है हमारा, ठीक है ना। फ्लड लेवल क्या होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। बताएंगे थोड़ा फ्लड लेवल क्या होता है हमारा, आप पढ़े होंगे फ्लड राउटिंग में, फ्लड लेवल हमारा, ठीक है ना। सो जनरली फ्लड लेवल क्या होता है हमारा, एक तरह से फ्लड स्टेज है हमारा, जो वाटर लेवल, ठीक है ना, जो स्ट्रीम गेज या टाइड्स गेज जो हमें रीड आउट कर, जो हमें रीड आउट, जो हमें एक तरह से जो हमें रीड करता है स्ट्रीम गेज और टाइड गेज, ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, वही हमारा क्या होगा, फ्लड स्टेज होगा हमारा, ठीक है ना। So basically it's the water level or stage at which the surface of a body of water has risen to a sufficient level, surface of a body of water has risen to a sufficient level to cause sufficient inundation of areas, ठीक है ना, जो जनरली क्या है हमारा, वाटर से कवर्ड नहीं है, और एक तरह से प्रॉपर्टी और लाइफ को क्या कर रहा है हमारा, थ्रेट दे रहा है। प्रॉपर्टी और लाइफ को क्या दे रहा है हमारा, प्रॉपर्टी और लाइफ को क्या कर रहा है, थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है। All right, so this, what is this, this is the flood stage, flood, this is what, this is the flood stage, or we can say that, all right, all right। so flood level कैसे मेजर करते हैं हम लोग, जनरली 100 ईयर फ्लड लेवल जो होता है हमारा किसी भी गेज हाइट पे, वही हमारा डिस्चार्ज देता है एट द वी कैन से दैट रिकरेंस इंटरवल ऑफ 100, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी उसका एक्सीड होने का या उस वैल्यू को अचीव करने का कितना परसेंट होगा, 1% होगा। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन फ्लड राउटिंग, इसको मैं, ठीक है ना, फ्लड लेवल। सो जनरली अगर हम बात करते हैं जनरली अगर हम बात करते हैं फ्लड, अगर मैं बात करता हूँ किसका, फ्लड स्टेज का, अगर मैं बात करता हूँ फ्लड स्टेज का, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, फ्लड स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इट्स द वाटर लेवल, इट्स द वाटर लेवल और स्टेज, इट्स द वाटर लेवल और स्टेज। वी कैन, मैं लिख देता हूँ इसको आपको ताकि आपका नोट्स बन जाएगा। It's the, we can say that flood stage is the water level is the water level at which, water level at which the surface of a body of water
the surface of body of water, surface of body of water has risen to a sufficient level, has risen to a sufficient level, has risen to a sufficient level that's to cause sufficient level to cause sufficient to cause sufficient inundation of areas that are normally covered by water, that are normally covered by water. We can say that are normally covered by water, that are normally covered, sorry, that are not होगा ना, that are not normally covered by water, and it's causing an inconvenience or threat to the life of property, threat to life and property, threat to life and property, threat to life and property. All right, so I hope you have got this. Thank you. सो आप होपफुली आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि हमने कैसे हम हर क्वेश्चंस के हर ऑप्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी शेयर कर रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी ये शेयर्ड है हमारा। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्टिव लिंक में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।